दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमारा जो मॉडल पेपर मैंने कहा है कि ए, इतिहास, प्राचीन इतिहास जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारा अभी मैंने पहला वीडियो बना दिया हूँ, ये दूसरा वीडियो है, अपलोड पे लगाया हूँ, लेकिन दोनों वीडियो साथ में अपलोड में जाएंगे। ठीक है। रात को 11:15 बज गए हैं, तो बिना समय वक्त गंवाए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 70 क्वेश्चन का अब वो मॉडल पेपर है। तो पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहे हैं, सौगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों अभिलेख प्राकृत भाषा प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। महास्थान अभिलेख पुंडरनगर के महामात्र को प्राकृत आपदा समय धान वितरित करने का निर्देश दिया गया। फिर तीसरा कह रहा है, ये दोनों अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जैन धर्म अपनाने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और प्रयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक दो और तीन। इसमें कौन सही है दोस्तों, एक और दो इसमें केवल सही है। क्या है, एक और दो। ठीक है। सॉरी मैं पेन सेलेक्ट करना भूल गया। इंक कलर सेट कर लिया जाए, हो गया ये। पेन भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेन ये हो गया। तो हमारा कौन सही है, एक और दो, तीसरा नहीं सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर पिपरवा अस्थिमंजूषा के पुरालेखीय और ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में कौन से कथन सर्वाधिक सटीक है। यह कुचाल शासक कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्बौध संगीति का विवरण प्रस्तुत करता है। इस पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लेख बुद्ध के अस्थि अवशेषों में शाक्य कुल से संबंध करता है। यह भारत में पाया जाने वाला सॉरी दोस्तों, पहला अभिलेख है जिसमें सती प्रथा को उल्लेख किया गया। इसमें मौर्य प्रशासन की कर प्रणाली का पूर्ण विवरण। पिपरवा अस्थिमंजूषा के बारे में क्या है, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों क्या है, इस पर उसके ब्राह्मी लेख बुद्ध के अस्थि अवशेषों में शाक्य कुल से संबंध की उल्लेख ये करता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। महरौली लौह स्तंभ लेख में वर्णित राजा चंद्र की उपलब्धियों में निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभियान शामिल है। ओड़ों को पराजित कर सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त करना, बंग में शत्रुओं को संग में को पराजित करना, वालिकों का विजय, विंध्य क्षेत्र का 18 आठविक राज्यों को अपने अधीन करना, शकों का उन्मूलन कर शकारी की उपाधि धारण करना। बताइए क्या है इसमें, इसका है इसमें क्या, बंगाल में शत्रुओं के संग को पराजित करना, बालिकों पर विजय का वो उल्लेख इसमें देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या है, 9वीं 10वीं शताब्दी के अरब यात्रियों के विवरणों को सम्मिलित करें। अल-मसूदी, सुलेमान, इब्न हौकल। गुर्जर प्रतिहारों का अल-जुज्र कहा, उनकी शक्तिशाली अश्वरोही सेना की प्रशंसा की। किसने कहा था ये। राष्ट्रकूट साम्राज्य को विश्व के 4 प्रमुख साम्राज्यों में से एक बताया। पाल साम्राज्य को रोहमक कहकर संबोधित किया। बताइए क्वेश्चन नंबर, अल-मसूदी किन्हें अल-जुज्र कहता है। अल-मसूदी कहता है अल-जुज्र किसे, गुर्जर प्रतिहारों को। एक अवन इसमें आ रहे हैं, 2 इसमें भी आ रहे हैं। तो फिर सुलेमान क्या कहते हैं, सुलेमान ने राष्ट्रकूटों को विश्व के 4 प्रमुख साम्राज्यों में से एक बताया। तो ए का 1 बी का 2, तो हमारा इसी में आ रहा है आंसर क्या है। ठीक, पाल साम्राज्य रोहमा संबोधित किसने, इब्न हौकल ने किया। क्वेश्चन नंबर 5। अभिकथन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में विंध्य क्षेत्र के सभी 8वीं राजाओं को सेवक परिचारक बनाने को उल्लेख मिलता है। कारण दे रहा है, 8वीं राज्यों पर नियंत्रण से समुद्रगुप्त को दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों के लिए एक सुरक्षित अबाधित मार्ग प्राप्त हुआ। ए आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर बताइए। 5 का आंसर क्या है, ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन भारतीय मुद्रा शास्त्र में किस इंडो ग्रीक यवन शासक ने पहली बार सिक्कों पर शासक का यथार्थवादी चित्र और द्विभाषी लेख यूनानी और खरोष्टी ब्राह्मी जारी करने की युगांतकारी कथा प्रारंभ की। ये कौन था दोस्तों, कौन शासक था, ये डेमेट्रियस प्रथम था। ये इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस प्रथम, जिसने ही द्विभाषी लेख शासक के चित्र वाले सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 7। सातवाहन कालीन सिक्कों पर उत्कीर्ण प्रतीकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन युग्म असंगत है। मतलब कौन सा युग्म नहीं है सही। या किसी सातकर्णी के सिक्के 2 मस्तूल वाले जलपोत का अंकन, गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के उज्जैनी प्रतीक और पहाड़ी का अंकन, कुड़िन सिक्के अमोघ भूति रोमन सम्राट अगस्टस चित्र के नकल, मालव सिक्के मालवा नाम जय का लेख। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। ये कुड़िन सिक्के अमोघ
भूत रोमन सम्राट अगस्तर के चित्र की नकल, ये यही असंगत है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या कह रहा है, जो पुरातात्विक काल निर्धारण में उष्मादीप्ति थर्मोल्यूमिनेसेंस टीएल प्रविधि के मूलभूत सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तकनीकी रूप से असत्य है, कौन सा कथन तकनीकी रूप से असत्य है, बताइए। असत्य की बात कह रहा है। मृदभांड को भट्टी में पकाने के समय उसमें संचित भूगर्भीय विकिरण पूर्णतः शून्य हो जाता है, या मिट्टी के बर्तनों, पकी ईंटों और जले हुए पत्थरों के काल निर्धारण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह तकनीक केवल कार्बनिक पदार्थों पर लागू होती है और 50,000 वर्ष के पुराने नमूनों के लिए अमान्य है। नमूने को गर्म करने पर उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा यह निर्धारित करती है कि वस्तु को अंतिम बार कब पकाया गया था, बताइए। कौन सा असत्य है, ये कह रहा है। ये कौन सा असत्य, यह तकनीक केवल कार्बनिक पदार्थों पर लागू होती है और 50,000 वर्ष के पुराने नमूनों के लिए अमान्य है, यही हमारा असत्य। बाकी तीनों क्या चीज है, एकदम सही है। 50,000 की सीमा कार्बन 14 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR तकनीक का मुख्य अनुप्रयोग किस सामग्री पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस तकनीक का मुख्य अनुप्रयोग किस सामग्री पर किया जाता है दोस्तों, प्राचीन काल के तांबे और कांसे के स्लैग पर, जीवाश्म स्तनधारियों के ताबों के इनेमल और प्राचीन संघ सीपी पर, लोहे के हथियारों पर जमे जंग के क्षरण पर, सूती वस्त्रों और रेशम के धागों के आइसोटोप पर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस तकनीक मुख्य रूप से जीवाश्म दांतों, इसमें जीवाश्म स्तनधारियों के दांतों के इनेमल और प्राचीन शंख लिपि पर इसका वो किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनों को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित काल निर्धारण तिथियों को उनके अनुप्रयोगों का सुमेलन करें। OSL यूरेनियम श्रृंखला, सी पोटेशियम आर्गन, पूरा चुंबकत्व, डी पूरा लाखों वर्ष पुरानी ज्वालामुखी चट्टानों का काल निर्धारण, पकी मिट्टी के चूल्हों में पृथ्वी के अति चुंबकीय का मात्रा, तीसरा नदी या वायु द्वारा निक्षेपित गाद के सूर्य के प्रकाश के अंतिम संपर्क का मापन, गुफाओं में स्टैलेग्माइट्स का काल निर्धारण, बताइए। क्वेश्चन नंबर, जो OSL गाद के लिए होता है, OSL किसके लिए होता है, गाद के लिए, किसके लिए, गाद के लिए होता है, ठीक। गाद वाली किसमें चीजें हैं, ये A का 3 किस में आ रहा है हमारे किसमें 2 में आ रहा है। तो फिर कह रहा है क्या, U सीरीज कैल्साइट के लिए होता है। U सीरीज जो होता है वो यूरेनियम जो होता है वो किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा, ए सही है। A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। क्वेश्चन नंबर 11, फिशन ट्रैक डेटिंग विधि निम्नलिखित में से किस समस्थानिक स्वतंत्र विखंडन पर आधारित है। फिशन ट्रैक डेटिंग विधि निम्नलिखित में से किस समस्थानिक के स्वतः विखंडन पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, यूरेनियम 238 के लिए है ये। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ल्यूमिनेसेंस तकनीकें काल निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। कारण क्या है, ल्यूमिनेसेंस तकनीकें अकार्बनिक पदार्थ जैसे क्वार्ट्ज और फेल्ड स्पार की विकिरण संवेदनशीलता पर निर्भर करती हैं, जो भारतीय मिट्टी और गाद में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। AR दोनों सही है तथा R एक सही व्याख्या है। AR दोनों सही है परंतु R एक सही व्याख्या नहीं। A सही है परंतु R गलत है, A गलत है परंतु R सही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। ये का AR दोनों सही, R की सही व्याख्या है, ठीक है। AR दोनों सही, R की सही व्याख्या है। दोस्तों व्याख्या करूँगा बहुत लंबा चलेगा, इसलिए व्याख्या चक्कर में नहीं पढ़ना हो, क्योंकि आप वीडियो भी नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एमिनो एसिड रेसिमाइजेशन AAR तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की सामग्री की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एमिनो एसिड रेमिनाइजेशन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की सामग्री की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बताइए। प्राचीन धातु का औजार, जीवाश्म हड्डियां, दांत और शेल, जैविक प्रोटीन, संरचना बदलाव, ज्वालामुखी राख का निक्षेप, पकी ईंटें, बताइए किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ये होता है जीवाश्म हड्डियों, दांत और सेल, जैविक प्रोटीन, संरचना में बदलाव में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, OSL ऑप्टिकली सिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस और TL थर्मोल्यूमिनेसेंस विधियों का मध्य मुख्य तकनीकी अंतर क्या है। TL के नमूने उष्मा दी जाती है जबकि OSL में प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। TL अकार्बनिक पदार्थों के लिए जबकि OSL केवल कार्बनिक पदार्थों के लिए है।
टीएल केवल पाषाण काल के लिए जबकि ओएसएल केवल लौह काल के लिए है। टीएल में कार्बन 14 कक्षीय मापा है जबकि ओएसएल में यूरेनियम कक्षीय। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? टीएल में नमूने को ऊष्मा दी जाती है जबकि ओएसएल में प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक स्थलों बुर्जहोम और गुप्तकाल की वास्तुकला और भौतिक संस्कृति के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन तकनीकी रूप से असत्य है? कौन सा तकनीकी रूप से असत्य है दोस्तों? प्रसिद्ध बनाए प्रारंभिक चरण में निवास के लिए गर्तावास बनाए जाते थे। इन स्थलों पर नवपाषाण काल के प्रारंभ में पकी हुई लाल ईंटों की बहुमंजिला संरचनाओं का अनुक्रम मिलता है। दोनों स्थलों पर सुई, बाड़ागर और कंघे सहित हड्डी के परिष्कृत औजार भारी मात्रा में मिले हैं। परवर्ती चरणों में आवासीय गड्ढों को भर दिया गया और फर्श पर लाल गेरू का लेप किया जाने लगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। ये आंसर असत्य इसमें जो कह रहे इन स्थलों पर नवपाषाण काल के प्रारंभ में पकी हुई लाल ईंटों की बहुमंजिला संरचनाओं का अनुक्रम मिलता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्या कर हरियाणा के कुणाल स्थल से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक महत्वपूर्ण प्राक हड़प्पा स्थल है जहाँ से गर्तावासों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भारत में पहली बार चांदी के 2 मुकुट, सोने का आभूषण और सिलखड़ी के मनकों की कार्यशाला मिली। यह स्थल तांबे के पहियों वाले रथों के लिए संपूर्ण उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध है। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर है? 1, 2 तीनों सही हैं, तीनों कथन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी यार दोस्तों, जो तांबे के रथ जो मिले सिनौली से मिले हैं, इसमें से 1 और 2 सही है। केवल तांबे के रथ जो मिले हैं सिनौली से मिले हैं, यहाँ से नहीं मिले हैं, तो हमारा ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश के सिनौली से 2018 पुरातात्विक उत्खननों ने कांस्य युग में संदर्भ निम्नलिखित में से किन तथ्यों का उजागर किया? तांबे की परत से ढके हुए ठोस पहियों वाले रथों की खोज, तांबे की एंटीना तलवारों, ढाल और सींग वाले हेलमेट के साथ योद्धाओं के समाधान, सींग वाले मुकुट पहने मानवाकार आकृतियों सजे तांबे जड़े लकड़ी के ताबूत। बताइए इसमें से कौन सही है? इसमें से हमारे तीनों सही, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इस संस्कृति में पूर्णतः नगरीकृत ग्रिड पैटर्न वाली बस्तियां और पक्की ईंटों के साक्ष्य पाए गए हैं। इसका प्रमुख निर्माण लाल या नारंगी रंग का है जिस पर काले रंग की ज्यामिति, पुष्प और पशु आकृतियां चित्रित हैं। इस संस्कृति के लोग लोहे के अस्त्र शस्त्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में अग्रणी थे। इसके प्रमुख स्थल बुर्जहोम और चिरांद है। बताइए कौन सा मालवा ताम्रपाषाणिक बारे में सही है? ये इसका प्रमुख निर्माण लाल या नारंगी रंग का है मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति का, जिस पर काले रंग के ज्यामिति, पुष्प और पशु आकृतियां चित्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अहिच्छत्र के उत्खननों ने चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड संस्कृतियों के संक्रमण के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। क्या कहें? दोनों संस्कृति में एक स्पष्ट निक्षेप है जो बस्ती के पूर्णतः नष्ट होने का संकेत देता है। पीजीडब्ल्यू के स्तरों में वाटल एंड दौब की झोपड़ियों के साक्ष्य जो एनपीपीडब्ल्यू चरण पकी ईंटों की संरचनाओं अर्धनगरीकरण में परिवर्तित हो गए। पीजीडब्ल्यू काल में ही पकी ईंटों से बने विशाल अक्षा प्राचीर पूरी तरह विकसित हो चुके थे। पीजीडब्ल्यू संस्कृति में लोहे का पूर्ण अभाव था जो अचानक एनबीपीडब्ल्यू में चरण में प्रयोग हुआ। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? ये है क्या पीजीडब्ल्यू स्तरों में वाटल एंड दौब की झोपड़ियों के साक्ष्य हैं जो एनबीपीडब्ल्यू चरण पकी ईंटों की संरचना और अर्धनगरीकरण में परिवर्तित हो गए। क्वेश्चन नंबर 20, जोरवे संस्कृति के समाधान प्रथा की वह कौन सी अद्वितीय विशेषता है जो इनाम गांव से प्राप्त साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? वयस्कों के शवों को जलाकर उनकी राख को नदी में प्रवाहित किया जाता था। वयस्कों के शवों को फर्श के नीचे दफनाया जाता, लेकिन भूत प्रेत के भय से उनके टखनों के नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था। समाधान के लिए मिस्र के समान पिरामिड नुमा प्रस्तर संरचनाएं बनाई जाती थी। बच्चों और वयस्कों दोनों को एक ही बड़े कलश में दफनाया जाता था। क्या हमें दिखाई देता है इसमें? वयस्कों के शवों को फर्श के नीचे दफनाया जाता, लेकिन भूत प्रेत के भय से उनके टखनों के नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन ए, सिनौली उत्खनन से प्राप्त रथों के साक्ष्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक सैन्य योद्धा वर्ग की उपस्थिति को प्रमाणित किया। कारण ये रथ स्पोक वाले पहियों से युक्त थे जो स्पष्ट रूप से मध्य एशिया के से आर्यों के आक्रमण को सिद्ध करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या, एस आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं, ए सही परंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सही। बताइए क्वेश्चन नंबर 21, सिनौली से प्राप्त रथों के साथ
साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक सैन्य युद्ध को उपस्थिति प्रमाणित करता है। बात तो सही है, लेकिन जो कारण क्या रहा है, कारण कह रहा है कि रथ स्पोक वाले पहियों से युक्त है, यही गलत है। तो हमारा क्या ए सही आर गलत है, ए सही आर गलत है। क्वेश्चन 22, वैदिक प्रशासनिक तंत्र में रत्नी नामक अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भागदूत, संघहित्री, अक्षवाप, गोपीकर्तन। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है इसमें, कौन सा दोस्तों 22 कौन सही है। 22 का हमारा 1 और 2। भागदूत राजस्व कर संग्रह करता था, संघहित्री कोषाध्यक्ष होता था। बाकी हमारे क्या है, गलत हैं। क्वेश्चन नंबर, उत्तर वैदिक यज्ञों के प्रतीकात्मक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। रासु यज्ञ राजा के राज्याभिषेक का अनुष्ठान था। वाजपेयी यज्ञ में एक राजकीय रथ दौड़ का आयोजन होता था। अश्वमेध यज्ञ मुख्य रूप से वैश्यों द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता था। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन से कथन सत्य हैं। केवल 1 और 2 सत्य हैं, केवल 1 और 2 सत्य हैं, ये नहीं सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वैदिक राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक सटीक है। विदत सबसे प्राचीन आर्य संस्था थी जो सैन्य, धार्मिक और सामाजिक कार्यों का निर्वहन करती थी। इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती थी। सभा पूरी तरह से एक सैन्य परिषद जिसमें केवल कबीलों के युवा योद्धा शामिल होते थे। समिति में पुरोहितों का एकाधिकार था, वह राजा का चुनाव या पदच्युति नहीं कर सकती थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते इन सभी संस्थाओं की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए दोस्तों। 24 का आंसर क्या होगा। विदत सबसे प्राचीन आर्य संस्था थी जो सैन्य, धार्मिक और सामाजिक कार्यों का निर्वहन करती थी और इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती थी। क्वेश्चन नंबर 25 बात है। 25 क्या करे, वैदिक ग्रंथों में 100 निपटांग संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों में अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध क्रमशः क्या था। अग्निदग्ध यज्ञ की पवित्र वेदी, अनग्निदग्ध घर सामान्य चूल्हा, अग्निदग्ध आग से जलाए गए शव, अनग्निदग्ध आग से न जलाए गए शव, अग्निदग्ध ब्राह्मणों द्वारा जलाई गई अग्नि, अनग्निदग्ध शूद्रों द्वारा जलाई गई अग्नि, अग्निदग्ध बलि दिए गए पशु, अनग्निदग्ध बलि न दिए गए पशु। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का इसका आंसर होगा अनग्निदग्ध आग से जलाए गए शव, अनग्निदग्ध आग से न जलाए गए शव। इसका मतलब यही होता है। हड़प्पा सभ्यता और समकालीन संस्कृति के मध्य व्यापारिक संपर्कों के संदर्भ में प्राक हड़प्पा स्थल कुड़ाल से प्राप्त लैपिस लाजुली के 5500 से अधिक मनकों का मुख्य व्यापारिक स्रोत किस क्षेत्र से माना जाता है। सुमेर, मेसोपोटामिया, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, बदख्शां, ओमान, मगध, दक्षिण भारत, स्वर्णगिरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। ये बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, बदख्शां से माना जाता है। ऋग्वैदिक कबीलाई प्रशासन में वज्रापति का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था। राजा के लिए रथों और हथियारों का निर्माण करना, चारागाह भूमि का अधिकारी होना और युद्ध के समय कुलपों की लड़ाकू इकाइयों का नेतृत्व करना, अंतर कबीलाई विवादों के न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होना, राजा के दूत के रूप में पड़ोसी राज्यों का संदेश पहुंचाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। यह था चारागाह भूमि का अधिकारी होना और युद्ध के समय कुलपों की लड़ाकू इकाइयों का नेतृत्व करता था। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और वर्ण संरचना में आए बदलाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई, समाज समतामूलक हो गया। रथाकार जैसे शिल्पकार समूहों को समाज में अत्यंत नीचा दर्जा दिया गया। वर्ण का आधार कर्म बजाय जन्म आनुवंशिक होने लगा। गोत्र प्रथा संस्थागत हो गई। वैश्यों को धार्मिक अनुष्ठानों और शासन का एकाधिकार हो गया। कौन सा सही है दोस्तों। 28 का ये सी, वर्ण का आधार कर्म के बजाय जन्म आनुवंशिक होने लगा और गोत्र प्रथा संस्थागत हो गई। क्वेश्चन नंबर 29, बौद्ध धर्म के इतिहास में महासंघिक और अस्थविरवाद का प्रथम संस्थागत विभाजन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के उपदेशों के संकलन और भाषा को लेकर विवाद। द्वितीय बौद्ध संगीति विनय पिटक के कड़े नियमों में ढील को लेकर विवाद। तृतीय बौद्ध संगीति अभिधम पिटक के दार्शनिक सिद्धांतों पर मतभेद।
चतुर्थ बहुसंगीति महायान की देव पूजा और संस्कृत भाषा को अपनाने के प्रश्न पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? द्वितीय बहुसंगीति विनय पिटक के कड़े नियमों में ढील के लेकर विवाद को लेकर ये चीजें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 मौर्योत्तर कालीन जनजाति गणराज्यों के सिक्कों को सम्मिलित करें। यौधेय, मालव, पुलिन, बौद्ध, शव प्रतीक, मृग, त्रिरत्न, चैत्र, आदिवासी लेख, मालवा नाम, जय, अस्पष्ट लेख, वृक्ष का अंकन, कार्तिकेय, स्कंद, आयुध, भाले का अंकन, मयूर का चित्रण बताइए। किसका ये है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। यौधेय के सिक्कों पे क्या मिलता है हमें? यौधेयों के सिक्कों पे मिलता है क्या? कार्तिकेय, स्कंद का आयुध, भाले का अंकन और मयूर का चित्र हमें मिलता है। तो हमारा कौन सा? ए का 3। उसके बाद क्या हमें मालवों के सिक्कों में क्या मिलता है? ये बौद्ध और शव प्रतीक, मृग, तीरथ, चैत्र का आदिवासी लेख मिलता है। और कुड़िंद के सिक्कों पे मालवा नाम, जय का स्पष्ट लेख, वृक्ष अंकन मिलता है। तो हमारा कौन सही है? 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के भौगोलिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, कोशल श्रावस्ती, वत्स राजगिरी बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी, ना कि राजगिरी। तो यही हमारा नहीं सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 32 जातक कथाओं में वर्णित बौद्धकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति के संदर्भ में प्रयुक्त सार्थवा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या था? राज्य के मुख्य कर संग्रह के लिए, लंबी दूरी के व्यापारिक काफिले या कारवां के नेता के लिए, बौद्ध विहारों के प्रमुख प्रशासक के लिए, शाही रथ बनाने वाले मुख्य शिल्पकार के लिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या? जातक कथाओं में सार्थवा व्यापारिक कारवां के उस नेता का जो लंबी दूरी के व्यापार का नेतृत्व करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि के उद्भव विकास किस विदेशी आक्रमण संपर्क का सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव माना जाता है? सिकंदर का यूनानी आक्रमण, अखामनी साम्राज्य का संपर्क, शकों कुषाणों का आक्रमण, अरबों का व्यापारिक संपर्क। ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 में क्या? ये हखामनी साम्राज्य की अरमैक लिपि के संपर्क से इस लिपि का विकास हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 34 जैन साहित्य में शास्त्रीय वर्गीकरण के संदर्भ में श्वेतांबर परंपरा द्वारा मान्यता प्राप्त आगम ग्रंथों में मुख्य रूप से कितने अंग शामिल किए गए? आगम ग्रंथों में कितने अंग शामिल किए गए हैं? ये 12 अंग शामिल किए हैं। कितने? 12 अंगों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 अभिकथन औदुंबर कबीले के सिक्कों पर भगवान शिव के मंदिर त्रिशूल और परशु का स्पष्ट अंकन मिलता है। कारण क्या दे रहा है? प्राचीन भारतीय जनजाति गणराज्यों ने अपनी स्थानीय पहचान, राजनीतिक स्वतंत्रता और धार्मिक आस्थाओं को अपने सिक्कों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यह है ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है, क्योंकि औदुंबर कबीलों के सिक्के भगवान शिव के मंदिर और त्रिशूल का परशु का अंकन मिलता है, क्योंकि प्राचीन भारतीय जनजाति गणराज्यों ने अपनी स्थानीय पहचान, राजनीतिक स्वतंत्रता और धार्मिक आस्थाओं को अपने सिक्कों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 36 अशोक का अभिलेख को विशेष रॉक एडिक्ट 3 में वर्णित मौर्यकालीन अधिकारियों प्रादेशिक रज्जुक और युक्त का उनके कार्यों के साथ सही सुमेलन क्या है? प्रादेशिक लिपिक, रज्जुक न्यायाधीश, युक्त सेनापति होता था। प्रादेशिक जिला स्तर का मुख्य प्रशासक होता था। रज्जुक भूमि सर्वेक्षण, राजस्व न्यायिक अधिकारी, युक्त अधीनस्थ लिपिक राजस्व अधिकारी। प्रादेशिक नगर रक्षक, रज्जुक गुप्तचर, युक्त वन अधिकारी। प्रादेशिक प्रांतीय गवर्नर, रज्जुक धार्मिक मामलों प्रमुख, युक्त विदेशी मामलों का मंत्री। बताइए सही सुमेलन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही सुमेलन क्या है? प्रादेशिक क्या होता था? जिला स्तर का मुख्य प्रशासक होता था, जिसे वर्तमान डीएम। रज्जुक क्या होता था? रज्जुक राजस्व न्यायिक मापन काम करता था। ठीक है। उसके बाद युक्त लिपिक अधीनस्थ या पदानुक्रम कार्य विभाजन स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 37 मेगास्थनीज के इंडिका में अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को संचालित करने वाली 6 समितियों में तीसरी समिति का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तीसरी समिति का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? यह था जन्म और मृत्यु के व्यवस्थित पंजीकरण के लिए उत्तरदायी थी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के व्यवस्थित के लिए उत्तरदायी समिति थी। क्वेश्चन नंबर 38 मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन में समाहर्ता और सन्निधाता के पदों के बीच मुख्य अंतर क्या था? समाहर्ता और सन्निधाता के पदों के मुख्य अंतर क्या था दोस्तों? बताइए क्या था? समाहर्ता सैन्य कमांडर, जबकि सन्निधाता न्यायाधीश था। समाहर्ता संपूर्ण साम्राज्य में राजस्व संग्रह का सर्वोच्च अधिकारी था, जबकि सन्निधाता राजकीय कोषागार भंडार गृह का प्रभारी था। समाहर्ता विदेश व्यापार का अधीक्षक था, जबकि सन्निधाता आंतरिक व्यापार का। समाहर्ता कर मुक्त भूमि का प्रबंधक था, जबकि सन्निधाता चुंगी अधिकारी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर
38 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, मौर्योत्तर काल में व्यापार और शहरीकरण के विकास में श्रेणी व्यवस्था के संदर्भ में ज्येष्ठक शब्द का क्या अर्थ था? मरणोत्तर काल में व्यापार और शहरीकरण विकास में श्रेणी व्यवस्था के संबंध में ज्येष्ठक शब्द का क्या अर्थ था? श्रेणी द्वारा स्थापित बैंक का मुनीम, श्रेणी या व्यापारिक संघ का प्रमुख, व शिल्पी जो केवल राज दरबार के लिए कार्य करता हो, विदेशी व्यापार करने वाले जहाजों का कप्तान। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या था? प्राचीन भारत में व्यापारिक श्रेणियों के प्रमुख या मुखिया क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक बोला जाता था। क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर ठीक बी। 39 का आंसर बी होगा। ये सिप लगा दिए, सॉरी दोस्तों, नींद लग रही बहुत तेज। कुशाण साम्राज्य से संबंधित अफगानिस्तान से प्राप्त अब तक अभिलेख की सबसे बड़ी ऐतिहासिक महत्ता क्या है? इसमें कुशाणों द्वारा रोमन साम्राज्य में विजय का वर्णन है, या बैक्ट्रियन भाषा और ग्रीक लिपि में लिखा गया जो कनिष्क के प्रमाणिक वंशावली कुजुल कैटफिशर से कनिष्क तक का स्पष्ट उल्लेख करता है। इसमें कनिष्क द्वारा कश्मीर में आयोजित चतुर्भुज संगीत का विस्तृत विवरण है। यह पुष्य शुंग और कनिष्क के बीच हुए युद्ध का एकमात्र साक्ष्य है। दोस्तों आप पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा यह बैक्ट्रियन भाषा ग्रीक लिपि में लिखा गया जो कनिष्क के प्रमाणिक वंशावली कुजुल कैटफिशर से कनिष्क तक को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा इंडो ग्रीक यवन शासक अपनी विजयों के साथ साथ बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ अपने दार्शनिक समय मिलन करने वाले प्रसिद्ध डेमेट्रियस प्रथम, अपोलोडोटस, मिनांडर, यूक्रेटिस, ये कौन था? ये मिनांडर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, शुंग काल में भागवत धर्म वैष्णववाद को उदय प्रमाणित करने वाले हेडोर स्तंभ के स्थान पर स्थित है? विदिशा मध्य प्रदेश शुंग शासक भागवत के दरबार में, भरूच एमपी पुष्प सिंह के दरबार में, मथुरा उत्तर प्रदेश कुशाण शासक के दरबार में, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश अग्निमित्र दरबार में, ये विदिशा मध्य प्रदेश शुंग शासक भागभद्र के दरबार में था। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? गुप्तकालीन प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन में प्रशासनिक इकाइयों का अवरोही क्रम सबसे बड़े छोटे की ओर सही विकल्प क्या है? विषय भुक्ति वीथि ग्राम, भुक्ति प्रांत विषय जिला वीथि तहसील ग्राम, ग्राम वीथि भुक्ति विजय, वीथि भुक्ति विषय ग्राम। ये कौन? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहले क्या है? भुक्ति प्रांत, फिर विजय, विषय, वीथि तहसील ग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश के इरण से प्राप्त 510 ईस्वी के प्रस्तर स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। यह अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त के शासनकाल का है। इसमें होड़ों के विरुद्ध हुए युद्ध में गोपराज द्वारा नामक सेनापति मृत्यु का वर्णन है। इसमें गोपराज की पत्नी के चिता पर सती होने का प्रथम स्पष्ट अभिलेखीय प्रमाण है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 में कौन सही है? इसमें सभी सही हैं, सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 45, वाकाटक राजवंश के इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में किस शासक ने सम्राट की उपाधि धारण किया और 4 अश्वमेध यज्ञों सहित वैदिक अनुष्ठान किए? कौन था भैया? ये कौन था? ये थे भैया प्रवरसेन प्रथम थे, जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और सम्राट की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्त काल में व्यापार और विनिमय के लिए जारी की गई सिक्का उनकी धातु समय कौन सी पूर्णतः सही है? दीनार चांदी का सिक्का, रूपक सोने का सिक्का, दीनार सोने का सिक्का, रूपक चांदी का सिक्का, करचापण सोने का सिक्का, निस्तामे का सिक्का, काकड़ी चांदी का सिक्का, शतमान सोने का सिक्का। बताइए क्वेश्चन नंबर 46, क्या दीनार क्या होता था? सोने का सिक्का होता था, रूपक चांदी का सिक्का होता था। क्वेश्चन नंबर 47, काटक राजवंश के 2 प्रमुख शाखाओं के नाम क्या थे जिन्होंने प्रवरसेन प्रथम के बाद अपने अपने क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से शासन किया? बताइए कौन था? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है? वाकाटक राजवंश की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन थी? ये थी हमारे कहा प्रवरपुर नंदीवर्धन शाखा मुख्य और वत्सगुल्म की शाखा थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, हर्षवर्धन समय बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख ऐतिहासिक रूप से क्यों अत्यधिक प्रसिद्ध है? इसमें हर्षवर्धन द्वारा बौद्ध धर्म महायान अपनाने की घटना का विस्तार से दर्ज है। इसमें हर्षवर्धन के मूल हस्ताक्षर उकेरे गए हैं जो उसे एक परम माहेश्वर शिव का उपासक बताते हैं। यह हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध का विवरण देता है। इसमें चीन के तांग वंश के साथ स्थापित व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो? ये बांसखेड़ा जो अभिलेख है यह हर्षवर्धन के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा के तट पर हुए युद्ध का विवरण देता है, ठीक है। और यार ये और प्रशस्ति वो देती है। इसमें हर्षवर्धन के मूल हस्ताक्षर में मिलते हैं। वो कह रहे कि उसके परमार्थ शिव का उपासक बताते हैं। अल्लाह लग जा रहा नींद का वो है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है दोस्तों, कोई बात नहीं। अभिकथन, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख मध्य एशिया की खूंखार जनजाति हुड़ों के आक्रमण स्कंदगुप्त द्वारा उन्हें पराजित करने का यशस्वी वर्णन है। कारण हुड़ों के लगातार आक्रमणों और युद्धों ने गुप्त साम्राज्य के राजकोष को खाली कर दिया जिससे अंततः साम्राज्य के पतन की एक प्रमुख भूमिका निभाई। ये यार दोनों सही, यार एक सही व्याख्या है।
और फिर कह रहा है कि आर दोनों सही, आर परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं, ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। बात तो बिल्कुल सही है सर कि ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 50, संगम साहित्य में एटुट्टो गया पतु पट्टू और पुरम का सही अर्थ क्या है? क्या है? एटुट्टो गए या अकम पूरी तरह धार्मिक ग्रंथ जबकि पुरम निरपेक्ष ग्रंथ है। अकम कविता प्रेम व्यक्तिगत भावनाओं संबंधित जबकि पुरम युद्ध अवैधता संबंधित है। अकम केवल व्यापार का वर्णन है जबकि पुरम केवल कृषि का। अकम चोल राजाओं वंशावली जबकि पुरम पांडे राजाओं की। बताइए सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? क्या है? अकम कविता प्रेम व्यक्तिगत भावनाओं संबंधित जबकि पुरम युद्ध राज और वीरता संबंधित। क्वेश्चन नंबर 51, संगम साहित्य में वर्णित पंच त्रिणय भौगोलिक प्रदेश को उनकी विशेषताओं का सही सुमेलन क्या है? कुरिंजी मरुथल मुल्लय समुद्र तट, कुरिंजी पहाड़, मुल्लय जंगल, मरुदम कृषि भूमि, नेथल तटीय क्षेत्र, पलाई शुष्क रेगिस्तान। कुरिंजी तटीय क्षेत्र, मुल्लय पहाड़, मरुदम मरुस्थल। उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 का ये है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, अलवार दक्षिण भारत के प्रारंभिक मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में अलवार संतों के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन तथ्य सही है? वे भगवान शिव के कट्टर उपासक, उनकी संख्या 63 थी। ठीक, उन्होंने अपने भजनों के माध्यम जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वे भगवान विष्णु भक्त जिनकी 4000 कविताओं को नलियरा द्वीप प्रबंधम में संकलित किया गया और नम्मलवार इनके प्रमुख थे। वे मुख्य रूप से संस्कृत के विद्वान थे और स्थानीय तमिल भाषा का कड़ा विरोध करते थे। क्या थे? अलवार संत विष्णु के उपासक थे। उनकी रचनाएं नलियरा द्वीप प्रबंधम में संकलित, जिन्हें नम्मलवार सबसे प्रमुख माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की एवल अभिलेख की रचना किसने की? बाणभट्ट द्वारा रचित भाषा बहुभूति का उल्लेख, हरिशेन द्वारा रचित विशाखदत्त का कालिदास का उल्लेख, रविकीर्ति द्वारा रचित कालिदास और भारवी का उल्लेख। तो यही हमारा आंसर क्या होगा? रविकीर्ति द्वारा रचित कालिदास भारवी का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 54, किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन नामक एक व्यंग्यात्मक संस्कृत नाटक की रचना की थी जो कापालिकों, पाशुपतों, बौद्धों, भिक्षुओं के भ्रष्ट आचरण पर कटाक्ष करता है? बताइए। सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, मामल नरसिंह वर्मन द्वितीय। बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए। ये कौन शासक था? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन लिखा था, ठीक है, जिसमें बौद्ध कपालिकों पर व्यंग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, राठौर शासक अमोघवर्ष द्वारा प्रथम कन्नड़ भाषा में रचित वह कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें कन्नड़ साहित्य के प्रारंभिक अलंकार शास्त्र का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है? कविराज मार्ग, आदि पुराण, विक्रमार्जुन विजय या शांति पुराण? बताइए। क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर क्या है? इन्होंने लिखा था कविराज मार्ग। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी संबंध नासिक पश्चिम प्रयुक्त क्षारात वंश निर्वशेष करस उपाधि का अर्थ क्या है? शक शासक नाहपान क्षारात वंश को युद्ध में पराजित कर उसका समूल नाश करने वाला, क्षत्रिय वंश का संस्थापक, ब्राह्मणों का रक्षक, मौर्य के साम्राज्य को दक्कन में पुनः स्थापित करने वाला, दक्षिण भारत के सभी चोल, पांड्य और राजों स्वामी। इसका मतलब ये शक शासक नाहपान को युद्ध में पराजित कर उसका समूल नाश करने वाला। क्वेश्चन नंबर 57, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत अय्यवले या एन्नुरुवर क्या था? 500 ब्राह्मणों की साक्षी धार्मिक सभा अग्रहार, एक अत्यंत शक्तिशाली विस्तृत व्यापारिक क्षेत्र जिसका व्यापारिक नेटवर्क दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था, चोल नौसेना के 500 युद्धपोतों का एक अजय बेड़ा, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाई गई 500 करमुक्त ग्रामों की एक इकाई। बताई। अय्यवले क्या था? दक्षिण भारत का एक विशाल व्यापारिक संघ था जिसका नेटवर्क दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, अभिकथन दक्षिण भारतीय व्यापारिक श्रेणियों जैसे मणिग्रामम और नाना देशी राज्य की शक्ति से लगभग स्वतंत्र होकर कार्य करती थे। उनके पास अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी। कारण दे रहा ये श्रेणियां सुमात्रा, श्रीविजय और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापारिक अभियानों का संचालन करती थी। ए आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या है? ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन 59, इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप से प्राप्त बारूस अभिलेख निम्नलिखित में किस भारतीय व्यापारिक श्रेणी की विदेशी व्यापारिक गतिविधि को प्रमाणित करता है? किसके बारे में उल्लेख करता है? ये अय्यवले के बारे में, जो थोड़ी देर पहले अय्यवले के बारे में ये बताता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, चोल साम्राज्य के क्षेत्रीय प्रशासन में प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम सबसे छोटी से सबसे बड़ी की ओर का सही विकल्प क्या है? मंडलम, वलनाडु, नाडु उर ग्राम, नाडु ग्रामक समूह, वलनाडु जिला, मंडलम प्रांत, नाडु उर मंडलम वलनाडु, वलनाडु मंडलम उर नाडु। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा?
ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है, किस इतिहासकार ने क्या भारतीय इतिहास में सामंतवाद था 1981 नामक प्रसिद्ध शोध पत्र के माध्यम भारतीय सामंतवाद के पारंपरिक मार्क्सवादी मॉडल को चुनौती दी थी? ये कौन थे? ये वाज देयर फ्यूडलिज्म इन हिस्ट्री, ये थी, ये कौन थे? ये हमारे हरबंश मुखिया थे। कौन? हरबंश मुखिया ने ये चीजें कही थी। क्वेश्चन नंबर 62। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव लिंगायत आंदोलन संस्थापक कौन थे जिन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और श्रम की गरिमा कायक पर बल दिया? कौन थे ये कौन थे? ये थे बसवन्ना दोस्तों। कौन थे? बसवन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 63। 9वीं शताब्दी में अरब यात्री सुलेमान 851 में किस भारतीय राजवंश को दुनिया के 4 सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बताया था? बताइए। इसे ये राष्ट्रकूटों को बताता है। किसके? राष्ट्रकूटों को बताता है सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 64। ऐतिहासिक शोध की कार्यप्रणाली में बाह्य आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह पता लगाना कि लेखक के विचार किस राजनीतिक विचारधारा पूर्वाग्रह से प्रेरित है। दस्तावेज या साक्ष्य की भौतिक प्रामाणिकता और सत्यता की जांच करना, जैसे कागज, स्याही, हस्तलिपि और काल का परीक्षण। साक्ष्य में वर्णित घटना की सटीकता का साहित्यिक अर्थ का मूल्यांकन करना। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का संक्षेपण कर अंतिम निष्कर्ष निकालना। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या है? बाह्य आलोचना में क्या होता है? दस्तावेज या साक्ष्य की भौतिक प्रामाणिकता और सत्यता की जांच करना, जैसे कागज, स्याही, हस्तलिपि और काल का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कह रहा है दोस्तों? 65 कह रहा है कि आंतरिक ऐतिहासिक दस्तावेजों में परीक्षण में आंतरिक आलोचना का संबंध निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से है? स्रोत के रचनाकार के हस्ताक्षर की रासायनिक फॉरेंसिक जांच से, दस्तावेज में निहित सूचना की विश्वसनीयता, सटीकता और लेखक के पूर्वाग्रह का मूल्यांकन करने से, अभिलेखागार में दस्तावेज को खोजने और सूचीकृत करने की प्रक्रिया से, ऐतिहासिक घटना के लिए केवल द्वितीय स्रोत पर निर्भर रहना। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। ये आंतरिक आलोचना वाला जो है, ये हमारा दस्तावेज में निहित सूचना की विश्वसनीयता, सटीकता और लेखक पूर्वाग्रह का मूल्यांकन करना इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 66। 20वीं शताब्दी के फ्रांसीसी एनार्ट स्कूल के इतिहास लेखन के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसने केवल महान राजाओं, युद्धों और राजनीतिक कूटनीतिक अध्ययन का समर्थन किया। इसके संस्थापक मार्क ब्लॉक, लुसियन फेवर का भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र इतिहास का एकीकरण, समग्र इतिहास की अवधारणा दी। इसने कार्ल मार्क्स व संघर्ष के सिद्धांत को पूर्णतः जसकता अपना लिया। इसने सांख्यिकी और जनसांख्यिकी डेटा का उपयोग का कड़ा विरोध किया। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कह रहा है? एनाज इतिहास का फर्नांड बार्डेल द्वारा प्रतिपादित लॉन्ग डूरे की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? लॉन्ग डूरे का क्या तात्पर्य? एक दिन या सप्ताह के भीतर घटने वाली अल्पकालीन राजनीतिक और कूटनीतिक घटनाएं, सदियों शताब्दियों तक विस्तृत दीर्घकालिक भौगोलिक, पर्यावरणीय और संरचनात्मक इतिहास को जो मानव समाज के अंतर धीमी गति से प्रभावित करता है। केवल सैन्य अभियानों और युद्धों का लंबा इतिहास, राजवंशों की लंबी वंशावली और राजाओं का कालक्रम। बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? ये सदियों सहस्त्राब्दियों तक विस्तृत दीर्घकालिक भौगोलिक, पर्यावरणीय और संरचनात्मक इतिहास को मानव समाज को अत्यंत धीमी गति से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 68। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हेडन वाइट की प्रसिद्ध पुस्तक मेटा हिस्ट्री का मुख्य सैद्धांतिक तर्क क्या है? इतिहास एक विशुद्ध विज्ञान है जो साहित्य में पूर्णतः अलग और केवल तथ्यों पर निर्भर है। ऐतिहासिक लेखन अनिवार्य रूप से एक साहित्यिक विधा है जिसे रूपक, विडंबना जैसे काव्य रूपों और कथानकों के माध्यम से लिखा जाता है। इतिहास केवल प्राचीन अभिलेखों का शाब्दिक अनुवाद है। ऐतिहासिक आख्यान कभी भी वैचारिक या राजनीतिक नहीं होते। बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए। ये हमारा इसका आंसर होगा ऐतिहासिक लेखन अनिवार्य रूप से एक साहित्यिक विधा है जिसे रूपक, विडंबना जैसे काव्य रूपों और कथानकों के माध्यम से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। हेडन वाइट के अनुसार इतिहासकार जिन 4 प्रमुख प्रकार के कथानकों का प्रयोग अपने आख्यान को दिशा देने के लिए करते हैं कौन से हैं? प्रस्तावना, संघर्ष, चरम सीमा, निष्कर्ष, रोमांस, त्रासदी, प्रहसन, कॉमेडी और व्यंग, राजशाही, लोकतंत्र, तानाशाही, समाजवाद, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और उत्तराधुनिक। बताइए हेडन वाइट ने क्या कहा है? रोमांस पहले आता है, फिर त्रासदी आती है, प्रहसन, कॉमेडी, फिर व्यंग आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70। इतिहास दर्शन में फ्रांसीसी दार्शनिक माइकल फूको द्वारा प्रतिपादित ज्ञान का पुरातत्व पद्धति किस बात पर केंद्रित है? प्राचीन सभ्यताओं के सिक्कों और बर्तनों का भौतिक उत्खनन, इतिहास में ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, विमर्श में ऐतिहासिक परिवर्तन और हाशिए के क्षेत्र जैसे चिकित्सा, पागलपन, जेल व्यवस्था का अध्ययन जिन्हें पारंपरिक इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया, पुरातात्विक स्थलों की कार्बन डेटिंग और अस्तरीकी, केवल लिखित दस्तावेजों में व्याकरण और वाक्य विन्यास का अध्ययन। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। ये ऑप्शन नंबर बी। इतिहास में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, विमर्श में ऐतिहासिक परिवर्तन और उन हाशिए के क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, पागलपन, जेल व्यवस्था का अध्ययन जिन्हें पारंपरिक इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया। तो दोस्तों हमारे ये 70 क्वेश्चन का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है।
तो आपसे फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा चाहते हैं। ठीक है, बहुत रात हो गई, 12 बज गए हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।